सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेसन 5 के बारे में, ऑफ कॉलोनिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया। लेसन 5 का आपका नाम है दैट इज इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, लैंड रिलेशंस, इंडस्ट्री एंड इकोलॉजी। तो मेजर जैसे आपके पास है इम्पैक्ट, तो इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं, इन चारों चीज़ों के बारे में। इसमें हम मेनली एक्ट्स के बारे में देखने वाले हैं, जैसे हमारा रियातवारी एक्ट था या फिर रियातवारी सेटलमेंट था, उसके अलावा महालवारी सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, वो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। उसके अलावा हमारे पास और भी है, जैसे कि डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एंड डिक्लाइन ऑफ विलेज आर्टिसंस, और क्या इम्पैक्ट रहा ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन का ऑन द इंडियन मार्केट। लास्ट में हम इकोलॉजी के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को शुरू। और जैसे मैंने आपको बताया है कि अभी मैं आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं, मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि आप पेपर के लिए तैयारी कर सको। तो ये है हमारी लेसन 5 की वीडियो। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। और इस पर्टिकुलर वीडियो में क्या होंगे, आपके पास 5 क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। 3 या 2 एक्सप्लेन करूंगी और बाकी जो है वो आपको बोनस क्वेश्चन होंगे, तो वो आप वीडियो को पॉज करके रीड आउट कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को शुरू। सबसे पहले तो पहला हमारा क्वेश्चन है, हाउ डिड द परमानेंट सेटलमेंट एक्ट इम्पैक्ट एग्रीकल्चर एंड लैंड रिलेशंस इन कॉलोनियल इंडिया। तो कैसे जो है एक परमानेंट सेटलमेंट एक्ट जो हमारा था उसने इम्पैक्ट करा हमारे एग्रीकल्चर को एंड लैंड रिलेशंस को इन द कॉलोनियल इंडिया। तो इंट्रोडक्शन में तो आप ये लिख सकते हो कि जो परमानेंट सेटलमेंट एक्ट था जो कि इम्प्लीमेंट हुआ था बाय द ब्रिटिश इन द कॉलोनियल इंडिया, उसका एक बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड, बहुत ज़्यादा ऐसा इम्पैक्ट था, प्रोफाउंड इम्पैक्ट था एग्रीकल्चर पे और लैंड रिलेशंस पे, जिसने शेप किया था एग्रीगेरियन लैंडस्केप इन सिग्निफिकेंट वेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इज द एक्सप्लेनेशन। इनेक्टेड इन 1793 इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, जो ये पर्टिकुलर एक्ट था वो इंट्रोड्यूस करता है एक फिक्स्ड लैंड रिवेन्यू सिस्टम। इस सिस्टम में लैंडलॉर्ड्स जो है नोन एज जमींदार्स पर मेड परमानेंट रेवेन्यू कलेक्टर्स, जो कि फिक्स्ड रेवेन्यू था उनका, वन सेट रिमेन अनचेंज्ड रिगार्डलेस ऑफ फ्लक्चुएशंस इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो इसमें क्या रहता था कि जैसे कि ना एक पर्टिकुलर फार्मर है, उसने उसको क्या हुआ, जमींदार, ये जो लैंडलॉर्ड है, दोनों नॉन एज जमींदार, मतलब जो लैंडलॉर्ड थे उनको जमींदार भी कहा जाता था। तो वो क्या करते थे, वो एक फार्मर पे ना इम्पोज करते थे कि तुम्हारे को या तो इतनी खेती देनी अपनी, मतलब अगर मतलब तुमने आज जो है 100 चीज़ों की, मतलब एक मान लो तुमने 100 बैंगन उगाए हैं अपने फार्म में, तो उनको बोल दिया गया है कि तुम्हें जो है 20 जो वो है बैंगन है वो हमें देने हैं। अब क्या हुआ, अब जिस समय 100 बैंगन उगे उस दिन तो 20 बैंगन देना आसान है, पर अगर किसी दिन ऐसा हुआ कि 10 ही बैंगन उगे हैं उस पर्टिकुलर फार्म में, या मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, ऐसे हजारों में बात होती थी, तो क्या अगर 10 ही बैंगन होंगे तो वो 20 कैसे देंगे, तो वो उनके ऊपर आ गया कर्जा। अगली बार हो सकता है कि उनके 50 बैंगन ही हो गए, अब उन्हें 20 तो वो देने हैं और 10 और भी देने हैं, जो कि 30 हो गए। अब उनके पास तो जो उन्होंने प्रोडक्शन की उसका तो हाफ भी नहीं बचा उनके पास, फिर उनके पास सिर्फ 20 बचे, उन्होंने वो बेच दिए। अगली बार हो सकती है प्रोडक्शन थोड़ी अच्छी हो गई तो उनके पास 60 या 70 हो गए, तब उन्होंने 20 दे दिए। पर अब क्या हुआ, अगली बार जब हुआ तो वो प्रोडक्शन एक भी नहीं हुई, या फिर हो सकता है 5 की हुई, अब उन्हें वो 5 तो देने पड़ेंगे, प्लस 15 भी बच गए, और अगली बार के लिए वो 35 हो गए। अब हो सकता है अगली बार से प्रोडक्शन ही 40 की हुई, वैसे तो प्रोडक्शन ठीक थी क्योंकि 20 ही तो देने होते हैं, तो 40 की हुई तो कम से कम आधा तो बच रहा है। बट अगर 40 की प्रोडक्शन हुई है और उन्हें पिछली वाला 15 भी देना है, तब क्या होगा, उन्हें 35 देना पड़ेगा, और जिसका मतलब क्या है, उनके से 5 ही बचेगा। तो इससे क्या होता था कि एक पर्टिकुलर फिक्स हो जाता था उनका रिवेन्यू, या फिर कि हाँ आपको ये चीज़ हमें देनी ही पड़ेगी, और वो चेंज ही नहीं होती थी कि चाहे कोई फ्लक्चुएशन हो जाए या किसी मतलब फ्लक्चुएशन इन द सेंस हो सकता है कि जो फार्मिंग का उनका उस समय का खर्चा था वो बहुत ज़्यादा हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता था उन्हें जमींदार को, पर उनको ये होता था हमारे को जितना हमने बोल रखा है उतना देना ही पड़ेगा तुम्हें। या फिर अगर कभी ऐसा हो गया कि भाई फ्लड्स अगर आ गए या फिर सूखा पड़ गया, तो उस समय जो प्रोडक्शन थी उसमें इम्पैक्ट पड़ता था, पर क्या इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, जमींदार होते थे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता था, बिकॉज वो एक फिक्स्ड रेवेन्यू उनको चाहिए ही चाहिए। ये जो अरेंजमेंट था लेड टू सेवरल कॉन्सिक्वेंसेज। जो जमींदार थे इन देयर परस्यूट ऑफ मैक्सिमाइजिंग रेवेन्यू, उन्होंने ऑफन इम्पोज करे हाई रेंट्स ऑन पीजेंट्स, कि हाँ भाई तुम्हें ज्यादा ही देना पड़ेगा और ज्यादा देना पड़ेगा और ज्यादा देना पड़ेगा। उसके चक्कर में क्या हुआ, जमींदार जो पीजेंट्स होते थे, जो फार्मर्स होते थे, उन्हें ये तक नहीं पता होता था कि उनकी लागत कितनी है। अब देखो, अगर तुमने किसी पर्टिकुलर जमीन पे 100 रुपये लगाए हैं और तुम्हें अगर उससे जो खर्च, मतलब तुम्हें बाद में जो उस पर्टिकुलर चीज को बेच कर मिले ही 50 रुपए, उन्हें लग रहा है अरे वाह वाह हमने तो 50 रुपए कमा लिए, बट तुम्हें ये नहीं पता कि तुमने 100 रुपये उस पर लगाए, और इससे क्या होता था, इससे उनको नुकसान ही होता था। ये सब चीजें भी आप पेपर में एक्सप्लेन कर सकते हो, एक नॉर्मल फॉर एग्जाम्पल लेके, अ फार्मर नेम्ड ये है, पर ये मत करना हम पूरा आंसर तुम उसी का लिख रहे हो। जो रिजिडिटी होती थी ऑफ द रिवेन्यू सिस्टम, वो जो कि डिस्करेज करता था लैंड इंप्रूवमेंट को एंड एग्रीकल्चरल इनोवेशन को, सिंस जो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी थी वो कोई भी चीज़ में ट्रांसलेट नहीं होती थी इनटू हायर प्रॉफिट्स फॉर द कल्टिवेटर्स। एडिशनली वो रिजल्ट करती थी
enrichment of a landlord class and a creation of semi-feudal agrarian structure. कंक्लूजन में भी ये लिख सकते हैं कि जो परमानेंट सेटलमेंट एक्ट था वो प्रोफाउंडली एक ऑल्टर्ड लैंड रिलेशंस था, fostering economic disparities and hindering agricultural development in colonial India. Next हमारा क्वेश्चन है कि what was the impact of Riot Valley settlement on agriculture and land relations during British rule in India? So the Riot settlement है वो implemented था by the British in certain regions of colonial India, brought about significant changes in agriculture and land relations during the 19th century. ये इंट्रोड्यूस हुआ था इन द पार्ट्स ऑफ मद्रास, बॉम्बे, असम. जो रियॉट वैली सेटलमेंट था जो रिप्लेस था बाय द जमींदारी सिस्टम विद अ डायरेक्ट सेटलमेंट बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द इंडिविजुअल पीजेंट कल्टिवेटर्स, और इसको क्या कहते थे इन्हें, जो कि नोन एज रियॉट्स. ईच कल्टिवेटर जो था वो कंसिडर किया जाता है था द ओनर ऑफ हिज लैंड एंड रेवेन्यू वाज फिक्स्ड बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ सॉइल एंड द टाइप ऑफ क्रॉप्स कल्टिवेटेड. मतलब कि जितना तुम उगाओगे उस हिसाब से एक था फिक्स्ड. जो रियॉट वाली सेटलमेंट था वो एम करता था कि वो कम कर सके, एलिमिनेट कर सके इंटरमीडिएरीज को, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा वो ना आए, लैंडलॉर्ड्स वगैरह उन पे इम्पोज ना आए, मतलब वो उनको एक तरह से कहते हैं ना, जो लैंडलॉर्ड्स है ना वो उनको टारगेट ना करे या फिर उन पे दबाव ना डाले किसी चीज़ का. एंड ये प्रोवाइड करता था एक डायरेक्ट ओनरशिप टू कल्टिवेटर्स. ये एक मिक्स्ड आउटकम करता था, मतलब इट हैड अ मिक्स्ड आउटकम्स कि इसका रिजल्ट जो है वो मिक्स्ड होता था. जो फिक्स्ड रेवेन्यू जो होता था जो कि इम्पोज होता था रियॉट्स पे, वो ऑफन बहुत ज़्यादा बर्डनसम होता था क्योंकि उन्हें एक पर्टिकुलर अमाउंट देना ही पड़ेगा. एंड जो लैक ऑफ परमानेंट राइट्स लेड टू द वल्नरेबिलिटी ऑफ कल्टिवेटर्स. फर्दरमोर जो एम्फेसिस थी ऑन इंडिविजुअल लैंड ओनरशिप फेल्ड टू अकाउंट फॉर द कम्युनल फॉर्म्स ऑफ लैंड यूज इन सर्टेन रिलीजन्स. कंक्लूजन क्या हुआ, जो रियॉट वाली सेटलमेंट था तो डिजाइन टू सिंप्लीफाई लैंड रिलेशंस, उसके भी कॉम्प्लेक्स कॉन्सिक्वेंसेस थे जो कि इम्पैक्ट करता था कल्टिवेटर्स को एंड लैंड ओनरशिप को पैटर्न्स इन वे दैट वेरीड अक्रॉस रीजन्स. नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, हाउ डिड महलवारी सेटलमेंट इन्फ्लुएंस एग्रीकल्चर एंड लैंड रिलेशंस ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया. सो जो इंट्रोडक्शन है इसमें आप ये लिख सकते हो कि जो महलवारी सेटलमेंट है अनदर रेवेन्यू सिस्टम जो कि इंट्रोड्यूस था बाय द ब्रिटिश ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल. उसका डिस्टिंक्ट इम्प्लीकेशंस थे फॉर एग्रीकल्चर एंड लैंड रिलेशंस इन सर्टेन रीजन्स. ये इम्प्लीमेंटेड था इन एरियाज लाइक पंजाब, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया. जो महलवारी सेटलमेंट था वो इन्वॉल्व था द असेसमेंट ऑफ एंड कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द एंटायर विलेजेस और महल्स. रेवेन्यू जो था वॉज लेविड ऑन द विलेज एज अ होल and individual cultivators within the village were collectively responsible for the payment. Next we have is, while जो महलवारी सेटलमेंट थे वो एम करते थे कि वो मेंटेन कर सके कम्युनल लैंड ओनरशिप को एंड एंकरेज करते थे जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को. ये फेस करते थे बहुत सारे चैलेंजेस. उसी के अलावा बताया गया कि जो बर्डन है रेवेन्यू पेमेंट का वो बहुत ज़्यादा क्या होता था, फेल करता था ऑन द एंटायर विलेज, कि मतलब तुम्हें एक पर्टिकुलर दे रहे थे पूरे विलेज पे ही जो है बहुत ज़्यादा बर्डन होता था. और उसके अलावा क्या होता था कि लीडिंग टू द डिस्प्यूट्स एंड टेंशंस अमंग द कल्टिवेटर्स. एडिशनली कि जो लैक ऑफ इंडिविजुअल ओनरशिप थी वुड हिंडर इन्वेस्टमेंट इन लैंड इम्प्रूवमेंट. कंक्लूजन क्या रहता था कि इन कंक्लूजन जो महलवारी सेटलमेंट थी थ्रू अटेम्प्टिंग टू प्रिजर्व कम्युनल लैंड ओनरशिप वो भी फेस करती थी बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल चैलेंजेस इम्पैक्टिंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड कम्युनल रिलेशंस in the regions where it was implemented. Lastly, we have is the next question, that is, what were the consequences of British land revenue system on agriculture and land relations in colonial India. तो ये आपका एक question, that is the bonus question. And the second bonus question you have is this one, that is, how did British industrialization impact Indian handicrafts, village artisans and the Indian market during colonial rule. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका याद रखना बिकॉज ये पेपर में जनरली पूछा जाता है. तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको याद रखना है. और क्योंकि इकोलॉजी का कोई क्वेश्चन नहीं आता इकोलॉजी का, तो मैं सोचा एक वो भी डाल दूं, दैट इज कि कैसे जो हाउ डिड इकोलॉजिकल फैक्टर्स come into play during the British colonial rule in India. So that is your introduction, then explanation and then the conclusion. And with this we are ending this video here only. 3 क्वेश्चंस की मैंने आपको एक्सप्लेनेशन कर दिया और 3 क्वेश्चंस है दैट इज फॉर योर रिविजन. एनी बोनस क्वेश्चंस है तो इसलिए वीडियो को पॉज करके आपको उसको रीड करना होगा. और कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट्स में तो पूछ ही सकते हैं. और उसके अलावा बाकी एक काम करना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना. और हाँ, अगर आपको पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किसी पेपर के लिए वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं. तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.